व्लादिमीर लेनिन। साम्राज्यवाद, पूंजीवाद का उच्चतम चरण। फ्रेंच और जर्मन संस्करणों की प्रस्तावना। 1। जैसा कि रूसी संस्करण की प्रस्तावना में बताया गया था, ये पुस्तिका 1916 में ज़ारवादी सेंसरशिप को ध्यान में रखकर लिखी गई थी। मैं वर्तमान समय में पूरे पाठ को संशोधित करने में असमर्थ हूं, और शायद यह उचित भी नहीं होगा, क्योंकि पुस्तक का मुख्य उद्देश्य, और अभी भी, अकाट्य बुर्जुआ आंकड़ों के सारांशित रिटर्न और सभी देशों के बुर्जुआ विद्वानों की स्वीकारोक्ति के आधार पर 20वीं सदी की शुरुआत में प्रथम विश्व साम्राज्यवादी युद्ध की पूर्व संध्या पर अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विश्व पूंजीवादी व्यवस्था की एक समग्र तस्वीर प्रस्तुत करना था। कुछ हद तक यह उन्नत पूंजीवादी देशों के कई कम्युनिस्टों के लिए भी उपयोगी होगा कि वे इस पैम्फलेट के उदाहरण से खुद को आश्वस्त करें, जो कि ज़ारिस्ट सेंसर के दृष्टिकोण से वैध है, कि हाल ही में कम्युनिस्टों की लगभग थोक गिरफ्तारियों के बाद समकालीन अमेरिका या फ्रांस में कम्युनिस्टों के पास अभी भी जो थोड़ी बहुत वैधता बची हुई है, उसका उपयोग करके सामाजिक शांतिवादी विचारों और विश्व लोकतंत्र की उम्मीदों की पूरी तरह से झूठी व्याख्या करने की संभावना और आवश्यकता है। इस सेंस किए गए पैम्फलेट में जो सबसे जरूरी चीज जोड़ी जानी चाहिए, उसे मैं इस प्रस्तावना में प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। 2। पुस्तिका में ये साबित किया गया है कि 1914-18 का युद्ध दोनों पक्षों की ओर से साम्राज्यवादी यानी एक हड़पने वाला लुटेरा लूट का युद्ध था। ये विश्व के विभाजन, उपनिवेशों और वित्तीय पूंजी के प्रभाव क्षेत्रों के विभाजन और पुनर्विभाजन आदि के लिए युद्ध था। युद्ध का सच्चा सामाजिक या यूं कहें कि सच्चा वर्ग चरित्र क्या था, इसका प्रमाण स्वाभाविक रूप से युद्ध के कूटनीतिक इतिहास में नहीं, बल्कि सभी युद्धरत देशों में शासक वर्गों की वस्तुगत स्थिति के विश्लेषण में पाया जा सकता है। इस वस्तुगत स्थिति को दर्शाने के लिए किसी को उदाहरण या अलग अलग डेटा नहीं लेना चाहिए। सामाजिक जीवन की घटनाओं की अत्यधिक जटिलता को देखते हुए किसी भी प्रस्ताव को साबित करने के लिए किसी भी संख्या में उदाहरण या अलग अलग डेटा चुनना हमेशा संभव होता है, बल्कि सभी युद्धरत देशों और पूरी दुनिया में आर्थिक जीवन के आधार पर सभी डेटा लेना चाहिए। ये ठीक इसी तरह का अकाट्य सारांशित डेटा है जिसे मैंने 1876 और 1914 में दुनिया के विभाजन अध्याय V में और 1890 और 1913 में दुनिया के रेलवे के विभाजन अध्याय 7 में का वर्णन करते हुए उद्धृत किया है। रेलवे बुनियादी पूंजीवादी उद्योगों, कोयला, लोहा और इस्पात का एक सारांश है। विश्व व्यापार और बुर्जुआ लोकतांत्रिक सभ्यता के विकास का एक सारांश और सबसे हड़ताली सूचकांक। रेलवे बड़े पैमाने के उद्योग, एकाधिकार, सिंडिकेट, कार्टेल, ट्रस्ट, बैंक और वित्तीय कुलीन तंत्र के साथ कैसे जुड़े हुए हैं, ये पुस्तक के पिछले अध्यायों में दिखाया गया है। रेलवे का असमान वितरण, उनका असमान विकास, ये दुनिया भर में आधुनिक एकाधिकार पूंजीवाद का सारांश है। और यह सारांश साबित करता है कि जब तक उत्पादन के साधनों में निजी संपत्ति मौजूद है, तब तक ऐसी आर्थिक प्रणाली के तहत साम्राज्यवादी युद्ध बिल्कुल अपरिहार्य है। रेलवे का निर्माण एक सरल, स्वाभाविक, लोकतांत्रिक, सांस्कृतिक और सभ्य उद्यम प्रतीत होता है। पूंजीवादी गुलामी को चमकीले रंगों में चित्रित करने के लिए भुगतान किए जाने वाले बुर्जुआ प्रोफेसरों और निम्न बुर्जुआ धूर्तों की राय में यह ऐसा ही है। लेकिन वास्तव में पूंजीवादी धागे, जो हजारों अलग अलग अंतर्संबंधों में इन उद्यमों को सामान्य रूप से उत्पादन के साधनों में निजी स्वामित्व के साथ बांधते हैं, ने इस रेलवे निर्माण को एक अरब लोगों, उपनिवेशों और अर्ध उपनिवेशों में को दबाने के साधन में बदल दिया है, यानी दुनिया की आधी से अधिक आबादी जो आश्रित देशों में रहती है, साथ ही साथ सभ्य देशों में पूंजी के उजरती गुलामों को भी। छोटे मालिक के श्रम पर आधारित निजी संपत्ति, मुक्त प्रतिस्पर्धा, लोकतंत्र, पूंजीपति और उनके प्रेस द्वारा मजदूरों और किसानों को धोखा देने वाले सभी शब्द अब अतीत की बातें हो चुकी हैं। पूंजीवाद औपनिवेशिक उत्पीड़न और मुट्ठी भर उन्नत देशों द्वारा दुनिया की अधिकांश आबादी के वित्तीय गला घोंटने की विश्व व्यवस्था में विकसित हो गया है। और ये लूट 2 या 3 शक्तिशाली विश्व लुटेरों, अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, जापान के बीच साझा की जाती है, जो अपने लूट के बंटवारे को लेकर पूरी दुनिया को अपने युद्ध में घसीट रहे हैं। 3. राजतंत्रवादी जर्मनी द्वारा निर्देशित ब्रेस्ट-लिटोवस्क की संधि तथा उसके बाद अमेरिका और फ्रांस के लोकतांत्रिक गणराज्यों और स्वतंत्र ब्रिटेन द्वारा निर्देशित वर्साए की और भी अधिक क्रूर और घृणित संधि ने मानवता के लिए ये सबसे उपयोगी सेवा की है, क्योंकि इसने साम्राज्यवाद के उन कलमकारों और निम्न बुर्जुआ प्रतिक्रियावादियों, जो स्वयं को शांतिवादी और समाजवादी कहते हैं, तथापि विल्सनवाद की प्रशंसा करते हैं तथा इस बात पर जोर देते हैं कि साम्राज्यवाद के अधीन शांति और सुधार संभव है, दोनों को उजागर कर दिया है।
युद्ध के कारण मरे हुए और अपंग हुए करोड़ों लोग। ये युद्ध ये तय करने के लिए था कि वित्तीय लुटेरों के ब्रिटिश या जर्मन समूह को सबसे ज्यादा लूट मिलेगी, और वे दो शांति संधियां अभूतपूर्व तेजी से उन लाखों और करोड़ों लोगों की आंखें खोल रही हैं जो पूंजीपति वर्ग द्वारा कुचले, उत्पीड़ित, छले और ठगे गए हैं। इस प्रकार युद्ध के कारण हुई सार्वभौमिक बर्बादी से एक विश्वव्यापी क्रांतिकारी संकट पैदा हो रहा है, जो चाहे कितना भी लंबा और कठिन क्यों न हो, सर्वहारा क्रांति और उसकी जीत के अलावा किसी और रूप में समाप्त नहीं हो सकता। द्वितीय इंटरनेशनल का बासेल घोषणा पत्र, जिसमें 1912 में 1914 में छिड़े युद्ध का ही मूल्यांकन किया गया था, न कि सामान्य युद्ध का। युद्ध कई प्रकार के होते हैं, जिनमें क्रांतिकारी युद्ध भी शामिल हैं। ये घोषणा पत्र अब द्वितीय इंटरनेशनल के नायकों के शर्मनाक दिवालियापन और विश्वासघात को पूरी तरह उजागर करने वाला एक स्मारक है। इसीलिए मैं इस घोषणा पत्र को वर्तमान संस्करण के पूरक के रूप में पुनः प्रस्तुत कर रहा हूं, और बार बार पाठकों से आग्रह करता हूं कि वे इस बात पर ध्यान दें कि द्वितीय इंटरनेशनल के नायक इस घोषणा पत्र के उन अंशों से उसी तरह बच रहे हैं जो आसन्न युद्ध और सर्वहारा क्रांति के बीच के संबंध के बारे में सटीक, स्पष्ट और निश्चित रूप से बोलते हैं, जैसे एक चोर अपने अपराध के दृश्य से बचता है। 4. इस पुस्तिका में काउत्स्कीवाद की आलोचना पर विशेष ध्यान दिया गया है, जो कि विश्व के सभी देशों में सबसे प्रमुख सिद्धांतकारों, द्वितीय इंटरनेशनल के नेताओं, ऑस्ट्रिया में ओटो बाउर एंड कंपनी, ब्रिटेन में रामसे मैकडोनल्ड और अन्य, फ्रांस में एल्बर्ट थॉमस आदि, और समाजवादियों, सुधारवादियों, शांतिवादियों, बुर्जुआ लोकतंत्रवादियों और पादरी वर्ग के लोगों द्वारा प्रतिनिधित्व की जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय वैचारिक प्रवृत्ति है। ये वैचारिक प्रवृत्ति एक ओर द्वितीय इंटरनेशनल के विघटन और क्षय का उत्पाद है, और दूसरी ओर निम्न बुर्जुआ वर्ग की विचारधारा का अपरिहार्य फल है, जिनकी संपूर्ण जीवन शैली उन्हें बुर्जुआ और लोकतांत्रिक पूर्वाग्रहों की गिरफ्त में रखती है। काउत्स्की और उनके जैसे लोगों द्वारा रखे गए विचार मार्क्सवाद के उन्हीं क्रांतिकारी सिद्धांतों का पूर्ण त्याग हैं, जिनका लेखक दशकों से समर्थन करता रहा है, खासतौर पर समाजवादी अवसरवाद बर्नस्टीन, मिलरैंड, हिंडमैन, गोम्पज आदि के खिलाफ अपने संघर्ष में। इसलिए यह महज संयोग नहीं है कि दुनिया भर में काउत्स्की के अनुयायी अब व्यावहारिक राजनीति में चरम अवसरवादियों, द्वितीय या पीली अंतर्राष्ट्रीय के माध्यम से, और बुर्जुआ सरकारों, बुर्जुआ गठबंधन सरकारों के माध्यम से जिसमें समाजवादी भाग लेते हैं, के साथ एकजुट हो गए हैं। सामान्य रूप से बढ़ता हुआ विश्व सर्वहारा क्रांतिकारी आंदोलन और विशेष रूप से साम्यवादी आंदोलन काउत्स्कीवाद की सैद्धांतिक त्रुटियों का विश्लेषण और पर्दाफाश किए बिना नहीं रह सकता। ये और भी अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि सामान्य रूप से शांतिवाद और लोकतंत्र, जो मार्क्सवाद का दावा नहीं करते हैं, लेकिन जो काउत्स्की और कंपनी की तरह साम्राज्यवाद के अंतर्विरोधों की गहराई और उसके कारण उत्पन्न होने वाले अपरिहार्य क्रांतिकारी संकट को स्पष्ट कर रहे हैं, अभी भी पूरी दुनिया में बहुत व्यापक हैं। इन प्रवृत्तियों का मुकाबला करना सर्वहारा वर्ग की पार्टी का अनिवार्य कर्तव्य है, जिसे पूंजीपति वर्ग, उनके द्वारा ठगे जाने वाले छोटे मालिकों और कमोबेश निम्न बुर्जुआ जीवन स्थितियों का आनंद लेने वाले लाखों मेहनतकश लोगों से जीतना होगा। 5. अध्याय 8 परजीविता और पूंजीवाद का क्षय के बारे में कुछ शब्द अवश्य कहे जाने चाहिए। जैसा कि पहले ही पाठ में बताया जा चुका है, हिल्फर्डिंग पूर्व मार्क्सवादी और अब काउत्स्की के साथी और जर्मनी की स्वतंत्र सामाजिक लोकतांत्रिक पार्टी में बुर्जुआ सुधारवादी नीति के मुख्य प्रतिपादकों में से एक, इस प्रश्न पर स्पष्ट रूप से शांतिवादी और सुधारवादी अंग्रेज हॉब्सन की तुलना में एक कदम पीछे हट गए हैं। पूरे मजदूर वर्ग के आंदोलन का अंतर्राष्ट्रीय विभाजन अब बिल्कुल स्पष्ट है, द्वितीय और तृतीय अंतर्राष्ट्रीय। ये तथ्य भी स्पष्ट है कि अब दो प्रवृत्तियों के बीच सशस्त्र संघर्ष और गृहयुद्ध चल रहा है। रूस में मेंशेविकों और समाजवादी क्रांतिकारियों द्वारा बोल्शेविकों के खिलाफ कोलचाक और डेनिकिन को दिया गया समर्थन, जर्मनी में स्पार्टासिस्टों के खिलाफ पूंजीपति वर्ग के साथ मिलकर शीडेमांस और नूस्केस द्वारा लड़ी गई लड़ाई, फिनलैंड, पोलैंड, हंगरी आदि में भी यही बात है। इस विश्व ऐतिहासिक घटना का आर्थिक आधार क्या है? ये वास्तव में पूंजीवाद की परजीविता और क्षय है, जो इसके विकास के उच्चतम ऐतिहासिक चरण यानी साम्राज्यवाद की विशेषता है। जैसा कि इस पुस्तिका से पता चलता है, पूंजीवाद ने अब मुट्ठी भर दुनिया के निवासियों के 10वें हिस्से से भी कम, सबसे उदार और उदार गणना के अनुसार 5वें हिस्से से भी कम असाधारण रूप से अमीर और शक्तिशाली राज्यों को चुना है, जो पूरी दुनिया को केवल कूपन काटकर लूटते हैं। युद्ध पूर्व कीमतों और युद्ध पूर्व बुर्जुआ आंकड़ों के अनुसार पूंजी निर्यात प्रति वर्ष 8 से 10 बिलियन फ्रैंक की आय देता है। अब जाहिर है वे बहुत अधिक देते हैं। जाहिर है इस तरह के विशाल सुपर प्रॉफिट चूंकि वे उन मुनाफों से अलग होते हैं जो पूंजीपति अपने देश के मजदूरों से निचोड़ते हैं, से मजदूर नेताओं और मजदूर अभिजात वर्ग के ऊपरी तबके को रिश्वत देना संभव है।
और यही वह काम है जो उन्नत देशों के पूंजीपति कर रहे हैं। वे उन्हें हजारों अलग अलग तरीकों से रिश्वत दे रहे हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष और गुप्त। मजदूरों से बुर्जुआ बने लोगों का ये तबका या मजदूर अभिजात वर्ग, जो अपनी जीवनशैली, अपनी कमाई के आकार और अपने पूरे नजरिए में पूरी तरह से संकीर्ण सोच वाले हैं, दूसरे इंटरनेशनल का मुख्य आधार है और हमारे दिनों में बुर्जुआ वर्ग का मुख्य सामाजिक सैन्य नहीं आधार है। क्योंकि वे मजदूर वर्ग के आंदोलन में बुर्जुआ वर्ग के असली एजेंट हैं, पूंजीपति वर्ग के मजदूर लेफ्टिनेंट हैं, सुधारवाद और अंधराष्ट्रवाद के असली वाहक हैं। सर्वहारा वर्ग और बुर्जुआ वर्ग के बीच गृहयुद्ध में वे अनिवार्य रूप से और कम संख्या में नहीं, बुर्जुआ वर्ग कम्युनिज्म के खिलाफ वर्साई का पक्ष लेते हैं। जब तक इस परिघटना की आर्थिक जड़ों को नहीं समझा जाता और इसके राजनीतिक तथा सामाजिक महत्व को नहीं समझा जाता, तब तक कम्युनिस्ट आंदोलन की व्यावहारिक समस्या तथा आसन्न सामाजिक क्रांति के समाधान की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया जा सकता। साम्राज्यवाद सर्वहारा वर्ग की सामाजिक क्रांति की पूर्व संध्या है। 1917 से ही विश्व स्तर पर इसकी पुष्टि हो चुकी है। वी लेनिन 6 जुलाई 1920 पिछले 15 से 20 वर्षों के दौरान, विशेष रूप से स्पेनिश अमेरिकी युद्ध 1898 और एंग्लो बोअर युद्ध 1899-1902 के बाद से दोनों गोलार्धों के आर्थिक और साथ ही राजनीतिक साहित्य ने वर्तमान युग का वर्णन करने के लिए अधिक से अधिक बार साम्राज्यवाद शब्द को अपनाया है। 1902 में अंग्रेजी अर्थशास्त्री जे हॉब्सन की एक पुस्तक इंपीरियलिज्म लंदन और न्यूयॉर्क में प्रकाशित हुई थी। ये लेखक, जिसका दृष्टिकोण बुर्जुआ समाज सुधारवाद और शांतिवाद का है, जो कि संक्षेप में पूर्व मार्क्सवादी कार्ल काउत्स्की के वर्तमान दृष्टिकोण के समान है, साम्राज्यवाद की प्रमुख विशिष्ट आर्थिक और राजनीतिक विशेषताओं का बहुत अच्छा और व्यापक विवरण देता है। 1910 में ऑस्ट्रियाई मार्क्सवादी रुडोल्फ हिल्फेडिंग की रचना फाइनेंस कैपिटल रूसी संस्करण मॉस्को 1912 वियना में प्रकाशित हुई। लेखक द्वारा पैसे के सिद्धांत पर की गई गलती के बावजूद तथा मार्क्सवाद को अवसरवाद के साथ सामंजस्य स्थापित करने की उनकी एक निश्चित प्रवृत्ति के बावजूद, ये कार्य पूंजीवादी विकास के नवीनतम चरण का एक बहुत ही मूल्यवान सैद्धांतिक विश्लेषण देता है, जैसा कि उपशीर्षक से पता चलता है। वास्तव में पिछले कुछ वर्षों में साम्राज्यवाद के बारे में जो कुछ कहा गया है, विशेष रूप से बड़ी संख्या में पत्रिकाओं और समाचार पत्रों के लेखों में तथा 1912 की शरद ऋतु में हुए केमनिट्स और बेसल कांग्रेस के प्रस्तावों में, वो शायद ही ऊपर वर्णित दो लेखकों द्वारा व्याख्या किए गए विचारों से आगे बढ़ा हो या अधिक सटीक रूप से संक्षेप में कहा गया हो। बाद में मैं साम्राज्यवाद की मुख्य आर्थिक विशेषताओं के बीच संबंध और संबंधों को संक्षेप में और यथासंभव सरलता से दिखाने की कोशिश करूंगा। मैं इस प्रश्न के गैर आर्थिक पहलुओं पर चर्चा नहीं कर पाऊंगा, हालांकि वे चर्चा के योग्य हैं। साहित्य और अन्य नोट्स के संदर्भ जो शायद सभी पाठकों को रुचिकर न लगे, इस पुस्तिका के अंत में पाए जा सकते हैं।